नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, बेताल पच्चीसी। यह है इस कॉमिक्स की अगली कहानी, चोर की पहचान। राजा विक्रम ने मरघट में जलते हुए सिरस के वृक्ष पर आ लटके बेताल को एक बार फिर वृक्ष से उतारा, कंधे पर लादा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। राजन, मुझे कंधे पर लाद कर चलने से तुम्हारे इस श्रम को भुलाने के लिए मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। पर ध्यान रहे, अगर तुमने मार्ग में अपना मौन भंग किया तो मैं वापस यहीं लौट आऊंगा। राजन, जामनगर नामक एक शहर में एक बूढ़ा रहता था जो शाही सेना का भूतपूर्व सैनिक था। उसके 4 बेटे थे जो समान रूप से आज्ञाकारी, परिश्रमी और बुद्धिमान थे। मेरे नेक और आज्ञाकारी बेटों, मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अब मैं कभी बिस्तर से उठ नहीं पाऊंगा। लगता है मेरी मृत्यु का समय आ गया है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। हकीम जी की दवा और हमारी सेवा से आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं बेटे, मुझ बूढ़े को कोई दिलासा न दो। मैं जानता हूँ कि अब मैं कुछ ही समय का मेहमान हूँ। किसी भी समय मेरी आत्मा यह शरीर छोड़कर चली जाएगी। इसलिए तुम सब ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरे पुत्रों, जैसा कि तुम जानते हो, मैं शाही सेना का सिपाही रहा हूँ और एक सिपाही को जो वेतन मिलता है उससे वह सिर्फ अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण ही कर सकता है। लेकिन मैं बहुत संभल कर अपना वेतन खर्च करता था, इसलिए मैं हर महीने कुछ न कुछ बचा लेता था और इस समय मेरे जीवन भर की बचत एक अच्छी खासी रकम बन गई है। मेरे पास इस समय 600 स्वर्ण मुद्राएं हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तुम वह सारा धन आपस में बांट लो। अब सुनो, वह धन है कहाँ? हमारे घर के आंगन में एक गोल पत्थर गड़ा हुआ है। उस पत्थर को उखाड़कर 2 हाथ गहरी खुदाई करोगे तो तुम्हें एक छोटी संदूकची मिलेगी। मेरे जीवन भर की बचत, मेरी समस्त दौलत उसी संदूकची में रखी है। लेकिन पुत्रों, मैं चाहता हूँ कि तुम चारों कहीं कोई अच्छी सी नौकरी पाने के बाद उस दौलत को निकालो और अपने लिए सुंदर पत्नियों की खोज करके उनसे विवाह करके अपनी गृहस्थी अच्छे ढंग से बसाओ। चारों पुत्रों ने अपने पिता को उसकी आज्ञा का पालन करने का वचन दिया और फिर कुछ क्षण बाद उनके बूढ़े पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता के स्वर्गवास के 2 सप्ताह बाद यही वह गोल पत्थर है जिसके नीचे हमारे स्वर्गवासी पिता की दौलत गड़ी हुई है। अब हम चारों भाई पिताजी को दिए वचन के अनुसार अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए एक दूसरे से विदा लेंगे। लेकिन विदा होने से पहले हम चारों को यह शपथ लेनी होगी कि हम चारों भाई पूरे 1 वर्ष बाद इसी दिन और इसी समय पर अपने घर लौटेंगे। इससे पहले नहीं। फिर हम चारों भाई इस पत्थर के नीचे छिपी दौलत निकाल कर आपस में बांट लेंगे। ठीक है, हम सब यह शपथ लेते हैं। और ठीक 1 वर्ष बाद घर लौटने की शपथ लेकर चारों भाई शहर के मध्य में स्थित एक चौराहे पर पहुंचकर एक दूसरे से अलग हो गए। एक शहर से दूसरे शहर में भटकते भटकते बड़े भाई धनेश को एक व्यापारी ने कुली की नौकरी दे दी। धनेश नाम का यह नौजवान अकेला 4 कुलियों जितना काम कर लेता है और कुछ ही महीनों में धनेश के लगन पूर्वक किए जाने वाले परिश्रम तथा उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर सेठ ने उसे अपना प्रमुख सहायक बना लिया। सेठ जी, बनवारी लाल जी यह 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे गए हैं और कृष्णचंद्र जी से 16,000 स्वर्ण मुद्राओं में मैंने गोदाम में रखे सारे माल का सौदा तय कर लिया है। क्या? गोदाम में रखा माल 16,000 स्वर्ण मुद्राओं में? वाह, शाबाश! हम तो उस माल को 12,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचने को तैयार थे, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। इस प्रकार जहां धनेश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा था, वहां दूसरे शहरों में उसके शेष भाई भी वर्ष समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मंझले भाई ने समुद्र व्यापारी के पास नौकरी प्राप्त कर ली थी। मैं इस जहाज में एक साधारण खलासी के रूप में आया था। आज 8 महीनों में मैंने जहाज के मालिक का इतना विश्वास जीत लिया है कि उसने मुझे पूरे व्यवसाय का प्रबंधक बना दिया है। हालांकि अब मुझे पिता के धन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अपने प्यारे और स्नेही भाइयों से मिलने के लिए मन बेचैन है। और जब 1 वर्ष पूरा होने को आया, तब यह मुश्किल घोड़ा मुझे 3 दिन और 3 रातों में घर पहुंचा देगा। अर्थात आज से तीसरे दिन
जब हम भाइयों को एक दूसरे से अलग हुए 1 वर्ष पूरा होगा तो मैं अपने घर पर होऊंगा। बाकी भाई भी जो अपने घर से जितनी दूर था उसके अनुसार वह उतने दिन पहले अपने घर की ओर रवाना हुआ, ताकि जिस दिन वर्ष पूरा हो वह अपने घर पहुंच जाए। और इस प्रकार चारों भाई 1 वर्ष पहले जिस दिन जिस समय घर से निकले थे, आज 1 वर्ष बाद उसी दिन उसी समय पर सब लगभग एक ही साथ अपने घर पहुंच गए। भैया भैया, चारों भाइयों ने एक दूसरे को अपनी राजी खुशी बयान करते हुए यह भी बताया कि पिता का दिए वचनानुसार वह चारों सम्मानित ओहदे वाली नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं। मैं एक बहुत बड़े समुद्री व्यापारी के पूरे व्यवसाय का प्रबंधक हूँ। वाह, शाबाश। चारों ने एक दूसरे से उनका पता ठिकाना पूछा और अपने पास लिखकर रख लिया। सुजानगढ़, सेठ गिरजानाथ, अनाज और दालों का थोक व्यापारी, बस यही पता है मेरा। ठीक है, मैंने लिख लिया है। और फिर उठी गोल पत्थर के नीचे गड़े धन की बात। भाइयों, अब जबकि हमने अपने स्वर्गीय पिता को दिया वचन निभा दिया है, अर्थात हम सम्मानित ओहदे वाली नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं, तो हम इस पत्थर के नीचे गड़ी दौलत को निकाल सकते हैं। बेशक अब उस दौलत को निकालकर आपस में बांट लेने में कोई हर्ज नहीं है। चारों भाइयों की एक राय थी, अतः आंगन में लगा गोल पत्थर उखाड़ लिया गया। यह पत्थर यहाँ वर्षों से गड़ा है। मैं सोचता था मुश्किल से हटेगा, पर यह तो सहज ही उखड़ गया। मोहन, सोहन, हम दोनों छोटे हैं, हम खो देंगे। नहीं भैया, नहीं। तुमसे छोटा मैं हूँ, यानी कि सबसे छोटा मैं हूँ, और सबसे छोटे भाई के होते बड़े भाई खुदाई करें, यह कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है भाई, तुम अकेले ही खोदो। सोहन के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि जमीन ठोस नहीं है, बहुत नर्म है, अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा उसे। बड़े भाई धनेश ने ठीक ही कहा था, जमीन बहुत नर्म थी। शीघ्र ही गड्ढा गहरा होता चला गया और फिर 2 हाथ की निश्चित गहराई पर। बस ठहरो, शायद फावड़ा धन की संदूकची से ही टकराया है। उस चीज को बाहर निकालो जिससे फावड़ा टकराया है। अरे अरे वाह, संदूकची, संदूकची। और फिर तीनों छोटे भाइयों के आग्रह पर बड़े भाई धनेश ने संदूकची खोली। आहा, स्वर्ण मुद्राएं, हमारे स्वर्गीय पिताजी की जीवन भर की कमाई। भाइयों, मैं बिना गिनती किए दावे से कह सकता हूँ, यह 600 स्वर्ण मुद्राएं नहीं है, कम है। कम है? नहीं, मैं नहीं जानता कैसे, पर गिन लो, पता चल जाएगा कितनी कम है। फिर सावधानी पूर्वक स्वर्ण मुद्राएं गिनी गई। पूरी 150 कम है। यह कम कैसे हो गई? मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चोर हम चारों भाइयों में से ही कोई है। क्योंकि भाइयों, यदि चोर कोई बाहर का आदमी होता तो वह पूरी संदूकची ही उठा ले गया होता, कुछ छोड़ कर न जाता। वह संदूकची निकालने के बाद गड्ढा बंद करना भी जरूरी नहीं समझता, जबकि इसमें से हम चारों भाइयों में से किसी एक भाई का हिस्सा निकाला गया है। लेकिन भैया, ऐसा भी तो हो सकता है पिताजी ने इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं रखी हो इसमें, और अंतिम समय में वह हमें भूलवश 600 ही पता बैठे हों। नहीं, पिताजी किसी भूल का शिकार नहीं हुए। यह उनकी जीवन भर की कमाई है। यह उन्होंने एक एक पाई करके जोड़ी है। इसके हिसाब में उनसे कोई भूल हुई होगी, मैं नहीं मान सकता। पर ऐसे हम में से किसी चोर ठहराएंगे आप? मैंने अब तक किसी का नाम नहीं लिया है। मैंने चारों भाइयों में से किसी एक को चोर बताया है, जिसमें मैं खुद भी चोर हो सकता हूँ। मेरा ख्याल है हमें शहर के काजी जनाब हुसैन अली खां के घर चलना चाहिए। वह पिताजी के अच्छे मित्र थे। हम उन्हें सारी बात बताएंगे और कहेंगे कि वह सच का पता लगाएं। ठीक है, हमें उनके न्याय पर विश्वास है, हमें भी। चारों भाई काजी साहब के घर पहुंचे और उन्हें सविस्तार सब कुछ बता दिया। देखो बच्चों, इस बात का विश्वास मुझे भी है, चोरी ही हुई है। तुम्हारे बाप की गिनती में कोई फर्क नहीं था, और चोरी भी तुम चारों में से किसी एक ने की है। लेकिन सवाल यह है कि इसका पता कैसे लगे कि चोर कौन है। फिर कुछ देर सोचने के बाद, देखो, मैं तुम्हें एक एक स्वर्ण मुद्रा दे रहा हूँ। मुझे इस समय बहुत जोर से भूख लगी है और पास ही मिठाई बाजार है। उस बाजार जैसी मिठाइयाँ पूरी दुनिया में और कहीं नहीं बनती। तुम चारों अलग अलग दिशा से बाजार जाओ और अपनी अपनी स्वर्ण मुद्रा खर्च करके मेरे लिए
बढ़िया से बढ़िया मिठाई लेकर आओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम में से कोई भी वह मिठाई मेरे लिए नहीं लाएगा जो स्वयं उसने खाई हो। मेरे लिए सिर्फ वही मिठाई लाई जाए जो तुमने कभी खाई ना हो। इस प्रकार चारों भाई एक साथ ही पर अलग अलग दिशा से बाजार गए। कुछ देर बाद तीनों बड़े भाई एक एक करके लौट आए और जो मिठाई वह लाए थे काजी साहब के सामने रख दी। अंत में बहुत देर बाद छोटा भाई आया। उसके द्वारा लाई गई मिठाइयाँ देखते ही काजी साहब गरज उठे, तुम सारी मिठाइयाँ सस्ती वाली लाए हो, इसमें एक भी बढ़िया मिठाई नहीं है, और ऐसा इसलिए है कि चोर तुम ही हो। राजा विक्रम, छोटे भाई ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और वह शर्मिंदगी से सर झुकाए वहां से चला गया। फिर वह जिंदगी भर अपने भाइयों के पास लौटकर नहीं आया। बताओ राजन, आखिर काजी ने चोर की पहचान की कैसे? अगर जानते हुए भी नहीं बताओगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। काजी बुद्धिमान था, वह समझ गया था चारों भाइयों में से जो चोर है वह नौकरी की तलाश में शहर छोड़कर गया ही नहीं होगा। अपने हिस्से की स्वर्ण मुद्राएं निकालकर मजे से शहर में ही कहीं रहता रहा होगा। इसलिए उन्होंने चारों भाइयों से कहा कि वह सिर्फ वही मिठाई लाएं जो उन्होंने स्वयं खाई हुई न हो। अतः तीनों बड़े भाई जो शहर से बाहर गए थे, वह जिस भी पहली दुकान पर गए वहां से उन्हें ऐसी मिठाई मिल गई जो उन्होंने स्वयं कभी नहीं खाई थी। इसलिए वे फौरन वापस लौट गए। जबकि छोटा भाई जो शहर में ही रहा था और उसके पास खूब धन भी था, अतः उसने उस बाजार की लगभग सभी दुकानों की बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खाई हुई थी। यही वजह थी कि वह काजी के पास घटिया मिठाई लाया और देर से इसलिए पहुंचा कि उसे पूरे बाजार में घूमना पड़ा। लेकिन राजन, मौन भंग करके तुमने शर्त तोड़ दी, इसलिए मैं चला वापस उसी मरघट में। और इस प्रकार बेताल वापस उस वृक्ष से जाकर उल्टा लटक गया। तो यह थी इस कॉमिक्स की एक मज़ेदार कहानी। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।